cos of x plus theta और लास्ट वाला माइनस cos x। सही है। और एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो नीचे 12 थीटा स्क्वायर का 24 थीटा और ऊपर -6 कोस का माइनस साइन होगा ना, तो प्लस 64 साइन ऑफ x प्लस 4 थीटा, राइट। और ये जो 24 थीटा मैं हर एक टर्म से अलग अलग ले लेता हूँ क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी लगा लूंगा फिर तो। एक बार डिफरेंशिएट करने से अच्छा है ना प्रॉपर्टी लगा लो। साइन की तो प्रॉपर्टी है आपके पास -108 प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे आप, जीरो नहीं बन रहा है। ये कितना हो जाएगा -108 साइन ऑफ x प्लस 3 थीटा प्लस 48 साइन x। अच्छा पहले तो लिमिट ही गलत लिखा है मैंने, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, -108 साइन ऑफ x प्लस 3 थीटा फिर प्लस 48 साइन ऑफ x प्लस 2 थीटा -4 साइन ऑफ x प्लस थीटा और प्लस साइन। अच्छा एक चीज और गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें वेरिएबल कौन है? थीटा। लास्ट में तो cos x है, वो तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट पहले रहा ही नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि थीटा अगर आप लोगों का वेरिएबल है तो कांस्टेंट है, फिर तो जीरो ही हो गया होगा। और एक बार डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा यहाँ पर 256 cos ऑफ x प्लस 4 थीटा माइनस 324 cos ऑफ x प्लस 3 थीटा प्लस 96 साइन ऑफ cos ऑफ x प्लस 2 थीटा और -4 cos ऑफ x प्लस थीटा डिवाइड बाय 24। अब अगर मैं थीटा को जीरो रखता हूँ तो यहाँ पर 256 cos x माइनस 324 cos x प्लस 96 cos x माइनस 4 cos x बाय 24। ठीक है, 256 cos x प्लस 96 cos x 452 cos x। यस, 452 में से 328 गया, 352 cos x माइनस 328 cos x डिवाइड बाय 24। तो ये 24 cos x डिवाइड बाय 24, लास्ट में बचा क्या cos x। उसके बोला था कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, वैल्यू -1, तो उसके बीच का गैप कितना होगा 1 माइनस ऑफ -1 तो 2 1। और कोई है उसमें? ठीक है, DPP 4 देखो। DPP 4 में मुझे लग रहा है जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे? वेरिएबल है टू वेरिएबल है। एक ऑप्शन मेरे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? लास्ट वाली दो। उसमें आप लोगों को फर्स्ट टर्म क्या चाहिए? 1, तो +1। एक वो कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी नहीं लगानी है तो लोग लगा लो दोनों साइड। तो दोनों साइड लोग लगा लूंगा तो क्या हो जाएगा? log n इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट
log x plus 1 माइनस log x minus 1 डिवाइड बाय 1 by x। log डिवीजन का माइनस दे देगा, जो पावर था x वो कहाँ जाएगा बाहर, तो x को अगर लिखूंगा तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना लूंगा, सही है। अच्छा कौन सा फॉर्म है अभी देखो, नीचे 1 by infinite 0 और log इनफाइनाइट तो वैसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उसको जैसे कंसीडर करना कर सकते हो आप लोग, राइट। तो अभी मैं इसको 0 by 0 का फॉर्म कंसीडर करूंगा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एरो से लगाऊंगा तो log x plus 1 का डिफरेंशिएट 1 by x plus 1 minus 1 by x minus 1 by x का minus 1 by x square। तो अगर आप एलसीएम ले लोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लोगे x minus 1 minus x minus 1 minus 2 अपॉन x स्क्वायर minus 1 माइनस। अब इनफाइनाइट के सीरीज में पता है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लेने का, x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 माइनस 1 by x स्क्वायर, x को अगर इनफाइनाइट रखूंगा तो 1 by इनफाइनाइट 0 तो 2 बचा। ये 2 किसका आंसर है log x का, जिसका बेस तो a की तरह e पावर 2, आपको उसका फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढना है, और फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्टली तो ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि स्क्वायर तो e एक इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर कैसे पता करोगे, तो आप क्या करोगे l माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ l क्या होता है l माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ l क्या है स्क्वायर, स्क्वायर की एप्रोक्स वैल्यू 2.2 तो e की वैल्यू 2.1 उसका स्क्वायर 6.25 के ऊपर ही होगा क्योंकि 2.5 का स्क्वायर ही कितना हो जाता है 6.25, ये 2.7 का स्क्वायर आप लोगों का 7 के ऊपर थोड़ा चला जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे, एलोस्कुल डिस्ट्रीब्यूशन वाले। फिर 6 वाला क्वेश्चन, which of the one of the following best represents the graph of the function limit n tends to infinite 2 by pi tan inverse nx, उसे कौन सा ग्राफ आप लोगों का बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5/2 रख देंगे tan इनवर्स y के आप लोगों का जो नीचे ग्राफ है वो तो चेक करो, आप लोगों का फंक्शन का वेरिएबल कौन है n, फंक्शन का लिमिट का वेरिएबल n है, और आपका क्वेश्चन तो f ऑफ x के टर्म है, और आपका ग्राफ भी f ऑफ x है, तो आपको तो सब कुछ आप लोग अभी n के हिसाब से सोच रहे, आपको सोचना चाहिए x के हिसाब से, सोच ही गलत है। जब आपका ग्राफ x के टर्म में फंक्शन भी f ऑफ x दिया तो मेरी सोच क्या होनी चाहिए x के टर्म में। तो अब मैं सोचूंगा ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि इस फंक्शन के लोगों ने 0 पे ब्रेक किया हुआ है, x की वैल्यू 0 प्लस होगा तो क्या, मतलब x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो क्या, x की वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो क्या, और x जब 0 होगा तो क्या। तो अगर x अगर इक्वल टू 0 है तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, फिर वो n पे मैटर ही नहीं करता है, राइट। अब अगर आपने x को पॉजिटिव लिया, x को पॉजिटिव लिया तो nx भी कैसी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, तो उसमें अगर मैं x को अगर इनफाइनाइट डालूंगा तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, और tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट इज 5/2, तो उसका आपका आंसर 1 हो जाएगा। कब
जब x को 0 प्लस ले रहा मतलब 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, x को अगर आपने 0 से छोटी वैल्यू लिया तो माइनस इनफाइनाइट होगा, तो माइनस इनफाइनाइट होगा तो माइनस पाई बाई 2 होगा, तो उसके आंसर माइनस 1 होगा। तो पॉजिटिव पे वो 1 देगा, नेगेटिव पे वो माइनस 1 देगा और 0 पे वो 0 देगा। तो कौन सा ए आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10। करेंगे लोग अप्लाई करेंगे। सर लिमिट ए बाई 1 होता है तो log a minus log b। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में लिमिट टेंडेंस टू इनफाइनाइट a बाई b ढूंढना है, तो मुझे a पता करना पड़ेगा, b पता, मतलब ये लिमिट वाला भी नहीं, मेरे से a और b को सिंपलीफाई करना वो प्रॉब्लम है। आप a को देखोगे तो a दिया हुआ है n रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन ln n, पावर को अलग अलग क्या कर सकते हैं, क्या लिखोगे, n रेज़ टू n इंटू n रेज़ टू 1 बाई ln n। ln का बेस कितना, e। log की प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो log अगर रेसिप्रोकल होता है तो क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो ln, अब ln नहीं रहेगा वो log हो जाएगा, बेस गेन हो जाएगा। log का रेसिप्रोकल करता तो नंबर क्या बनता है, बेस क्या बनता है, नंबर, बेस की प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से अगर ये और ये सेम है तो बचा ही क्या, ई। तो देखा जाए तो मेरे को ई ए में तो कुछ करना ही नहीं था, वो जल्दी हो गया। जो थोड़ा बहुत टेंशन है वो बी में ही है, उसमें आप लोगों को दिया हुआ है n प्लस 1 बाई ln n होल रेज़ टू पावर n। तो b इक्वल टू n प्लस 1 बाई ln n रेज़ टू पावर n। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, और एक हम ये कर सकते हैं, n कॉमन लेता हूं, n कॉमन लेता हूं तो बाहर क्या आएगा, अच्छा n कॉमन लेने का मेरे रीजन उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था लिमिट टेंडेंस टू इनफाइनाइट क्या ढूंढना है, a बाई b, और a में मैंने देखा n रेज़ टू n आ रहा है, तो उसको पहले कट करवा लेता हूं, तो n कॉमन ले लूंगा, ध्यान से n रेज़ टू n बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन n ln n होल रेज़ टू पावर n। अब जब मैं वहां पर पुट करूंगा a बाई b तो ये और ये तो कट, फिर रहा क्या, e ना, e तो कांस्टेंट है, मतलब लिमिट जो लगना हो नीचे ही लगना है, देखा जाए 1 प्लस 1 अपॉन n ln n।
n को अगर इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइटली होगा 1 इनफाइनाइट, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल प्रॉपर्टी लगेगी उसके हिसाब से इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, n ln n चाहिए ऊपर। तो अगर आपने n ln n से मल्टीप्लाई किया तो सामने होता है, डिवाइड भी करोगे और ऑलरेडी आपके पास एक n तो दिया हुआ, ये ठीक है। ये n और ये n कैंसल, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर e प्रॉपर्टी के साथ इसका आंसर क्या है e, तो क्या है कि आपके पास e अपॉन e रेज़ टू पावर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन ln n। अब अगर मैं यहाँ पर n को अगर इनफाइनाइट पुट करता हूँ, ln कैसा फंक्शन है, log का बेस जब e होता है तो log कैसा, log कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, बेस जब 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग है, बेस जब 0 और 1 के बीच में होता है तो ln मतलब बेस कितना, e तो 1 से बड़ा है तो कैसा है इंक्रीजिंग, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा होगा वैसे आंसर भी बढ़ेगा। तो आप अगर n को इनफिनिट तक ले जाओ तो ln इनफिनिट की वैल्यू भी इनफिनिट होगा 1 बाय इनफिनिट 0 e रेज़ टू 0, तो बचा क्या, इसको सिंपलीफाई कर लो, क्वेश्चन नंबर 11।
आया नहीं है, नोट पेन की जरूरत नहीं है। आपका इंडिटरमिनेट को लिमिट लगता कहाँ है? इंडिटरमिनेट। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास 1 प्लस क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी नहीं है। आप देखोगे तो आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा फॉर्म है? कोई भी नहीं है। वो फॉर्म है और कहाँ फॉर्म बन रहा है? जो लोकल एटम उसको देखो, बेस ई नहीं है तो पहले तो बेस ई बनाओगे, क्या लिखोगे? log cos x by log cos x by 2 पूरे का होल स्क्वायर। वो log cos x by log cos x by 2 है ना, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। उसमें x की जगह पर आप 0 रखोगे तो log 1 हो जाएगा, तो 0 by 0 का फॉर्म होगा। तो वहां डिफरेंशिएट कर, log cos x का डिफरेंशिएट -10 और log cos x by 2 का डिफरेंशिएट -10 x by 2 into 1 by 2। ऊपर क्या आया था? -10x और नीचे क्या आया? -10x by 2 into 1 by 2 और 2 ऊपर ले लेता हूँ। सही है? ये माइनस कैंसर। अभी वापस देखो, अभी वापस कौन सा एंगल 0 नहीं, वापस कौन सा फॉर्म बनाए? वापस 0 by 0 का फॉर्म बनाओ। 10 0 0 होता है, वापस डिफरेंशिएट करो। 10x का नीचे 10x by 2 का इंटू तो ऊपर सेक 0 की वैल्यू 1, नीचे भी सेक 0 की वैल्यू 1, तो बचा क्या? अभी मैंने स्क्वायर नहीं किया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 का स्क्वायर। तो आप लिमिट वहां लगाओगे जहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा।
पास चेक करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट इंटेंड टू इनफाइनाइट cos pi into root of n square plus n, where n is an integer। डायरेक्टली आप n को इनफाइनाइट रख नहीं पाओगे, रख तो पाऊंगा, रखने में कोई टेंशन नहीं है, बट ये भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि भाई n का इनफाइनाइट है तो उससे कुछ नहीं पता चलेगा, इससे बस इतना पता चलता है कि cos की जो वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में रोटेट करती रहेगी, बट क्या होगा थोड़ी पता चलेगा, राइट। तो फिर क्या करना चाहिए इसमें से अगर मैं n स्क्वायर को अगर रूट के बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा n, तो क्या बचेगा अंदर 1 by n raised to power 1/2, और फिर मैं इसमें यूज करूंगा बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकता। आप लोग इधर पुट कर लो ना n को इनफाइनाइट, इसमें तो रखोगे फिर ये भी तो इनफाइनाइट आएगा, तो वापस प्रॉब्लम करेगा। तब क्या करूंगा बाइनोमियल नेगेट अच्छा फ्रैक्शनल इंडेक्स है, इसका एक्सपांशन को कोई फर्क पड़ता है? जैसा पॉजिटिव पे होता है वैसे ही होगा, बस फर्क क्या होगा इनफाइनाइट। सीरीज कहां तक जाएगी? फर्स्ट टर्म 1/2 C0 1 ही होता है, 1 रेज़ टू पावर 1/2 1 होता है, 1/0 भी 1 ही होता है। सेकंड टर्म 1/2 है, 1/2 C1 into 1/n का पावर 1, 1 का पावर लिख नहीं रहा हूँ, क्या मतलब ये ना 1 का तो कोई पावर 1 ही होगा। उसके बाद प्लस 1/2 C2 into 1/n का, ये चलता रहेगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो बाहर का जो n है ना उसको अंदर भेजते हैं। बाहर के n को जब आप अंदर भेजोगे तो क्या होगा, ये n प्लस 1/2 C1 तो 1/2 ही होता है, n कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 C2 into 1/, इससे आगे जितने भी टर्म होंगे उसके पावर इंक्रीज ही हो रहा हूँ, तो हर एक टर्म में नीचे n बच ही जाने वाला है, बचेगा। पर अभी भी आप डायरेक्टली तो लिमिट अभी भी नहीं लगा सकते, ये भी तो n है, ये तो आज भी आपकी प्रॉब्लम है, राइट। अब क्या करूंगा मैं, ये जो पाई है ना इसको भी अंदर लूंगा, तो साथ में भी ले सकते थे वैसे, n पाई प्लस पाई इंटू ये पूरी सीरीज जो है आपके पास 1/2 प्लस 1/2 C2 इंटू 1/n अप टू द इनफाइनाइट। n क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में? लिमिट n क्या दिया हुआ है? n इज एन इंटीजर दिया हुआ है। n क्या दिया हुआ है? अच्छा, n अगर इंटीजर होगा तो n को लेके मेरे पास अब दो ऑप्शन है, ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। n अगर अच्छा है तो पाई का मल्टीपल है, अगर अब मैं ट्रिको का कंसेप्ट लगाऊंगा, पाई का कोई मल्टीपल है, मतलब पाई बटे 90 का इवन मल्टीपल है, तो 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो कोस का क्या होगा? कोस ही रहेगा, कोस का। ये n को लेके दो ऑप्शन है, मे बी ऑड मे बी इवन। पहले मैं लेता हूँ n इवन है, n इवन है तो मुझे बताओ n अगर इवन होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, उसमें अगर आप कुछ ऐड करते हो तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव, तो फिर अब कोस का कोस रहेगा, पॉजिटिव है तब ऐसा बचेगा। जी समझ आए? जैसे होता है ना कोस 2 पाई प्लस थीटा तो कोस थीटा हो जाता है। अब मैं इनको इनफाइनाइट डाल दूं, अभी तक इसलिए नहीं रहता था तो ये सब तो है ही नहीं। अब अगर इनको इनफाइनाइट डालोगे तो जितने भी टर्म है सारे के सारे बचेगा क्या? cos pi/2, cos pi/2 की वैल्यू 0। अब दूसरा केस, n अगर ओड हुआ
n अगर ओड हुआ, n अगर ओड होगा तो यहाँ पर कैसा होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, उसमें कुछ ऐड कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में cos देखिए तो फर्स्ट स्टेप इतना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, cos का cos तो रहेगा ही ना, 90 के इवन मल्टीपल तो है ही, ऐसा होगा। अब मैं इनको इंफिनिट रखूंगा तो सारे टर्म 0 बचेगा क्या, cos 5/2 तो -0, पर -0 को तो क्या फर्क पड़ता है, +0 या -0 दोनों के साथ आपका आंसर कितना आ रहा है, 0। तो वैसे भी क्वेश्चन है कि जहाँ बाइनोमियल का यूज करना पड़ेगा, इसमें दोनों में अलग आंसर आ रहे थे तो नहीं लिमिट एक्सिस्ट करता है, फिर दो आंसर होता है कि और से ले लो, क्योंकि आरे से ले लेते की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो एन खोलने की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आगे भी काफी सारे हैं, जैसे जब भी आएगा फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर तो आपको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, वो सारे जितने भी वो ब्रैकेट थी तो सारे फ्रैक्शनल फंक्शन, और हमें पता है कि जब तक पीसवाइज फंक्शन हटा नहीं लेंगे तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हमें तो फ्रैक्शनल फंक्शन हटाना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब फ्रैक्शनल फंक्शन की बात आ रही है तो फ्रैक्शनल फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 और अगर मैं आपसे ये पूछूं तो बोलूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 और 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट को भी कहाँ है, x अगर खुद ही 0 से लेके 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को भी कहाँ है, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.2, तो फिर इस पर कि x अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट में डायरेक्टली हटा दूंगा तो फर्क नहीं पड़ता, और x अगर -1 से 0 के बीच में होगा, what is fractional part of -0.1, 0.9, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, नंबर में तो उसका इंटीग्रल पार्ट हटाया जाएगा, तो अगर आपको -0.1 दिया जाए तो -0.1 माइनस ऑफ -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, माइनस +1, तो 1 माइनस 0.1 कितना, 0.9, तो अगर आपने -0.2 लिया तो 0.8, ऐसा मतलब ये होगा कि x अगर 0 से लेके 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं डायरेक्टली x लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो कोई काम ही नहीं है, बट अब सपोज x इज बिटवीन -1 to 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होगा, 1 + x के बराबर, किसके बराबर होगा, भाई 1 में -0.1 करोगे तो 0.9 आएगा ना, 1 में -0.2 करोगे तो 0.8 आएगा, समझ आया। तो वो क्वेश्चन देखो तो ये बताओ अगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पीसवाइज फंक्शन हटाने के लिए आर एच एल लेना पड़ेगा, तो इसके लिए लिमिट क्या दिया हुआ है, 0 पहले 0 प्लस देखते हैं, जब आप 0 प्लस देखोगे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो क्या बन जाएगा, x, तो क्या हो जाएगा वो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 10 x - 1 into sin x divided by x into x - 1, हर जगह से फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होने की वजह से sin x by x का आंसर 1, इसको 1 मत लिख देना, ये 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका लिमिट लगाने पर ये 0 नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्टली x को 0 रख लो तो क्या बचेगा, 10 - 1
10 का माइनस कहाँ जाएगा? तो -10 1 है, नीचे भी -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 10 इनवर्स 1 नहीं है, 10 1 है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 10 1। ये आरएचएल का आंसर है, फाइनल आंसर नहीं है ये वजह से 0 प्लस लिया। हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस लोगे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसको क्या लिखोगे? 1 प्लस x, तो 1 प्लस x माइनस 1, तो 10 में अब x हो गया और साइन में 1 प्लस x हो गया, नीचे x की जगह पर 1 प्लस x हो गया और 1 प्लस x माइनस 1 x हो गया। अब वो लिमिट वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी, ये 1 हो जाएगा और इसमें अगर मैं x को 0 रखूंगा तो साइन 1 बाई 1 साइन 1 है। आरएचएल का आंसर 10 1 आ रहा है, एलएचएल का आंसर साइन 1 आ रहा है, लिमिट एक्सिस्ट नहीं करते दिया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सबको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए बस ये देखो नॉर्मल लेवल ऐसा है, तो 0 और 1 और 1 -1 और 0 के बीच में कैसे लिखोगे? 70 ये जो आप लोगों को a दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ x प्लस 2x प्लस 3, तो कितना होगा? -2 तो ऐसे ही समझ आ रहा है ना, 2 x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन की क्या जरूरत? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप 1 प्लस 2 लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा भाई, किसी का स्क्वायर नेगेटिव में तो होगा नहीं, x प्लस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप प्लस 2 ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू 2। ये एक ऑप्शन है आपका, परफेक्ट स्क्वायर बना लो क्वाड्रेटिक है, वो नहीं करना है तो मिनिमम मैक्सिमम कहां मिलता है? जहां पर उसका डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 2x प्लस 2 0 के साथ इक्वल करोगे x की वैल्यू -1, पुट कर देंगे x की जगह पर -1 डाल दो तो भी वही आ जाएगा 2, ठीक है? ये तो 2 हो गया, b 1/2 sin x cos x, sin x cos x का क्या लिखते हैं? cos 2x sin 2x
मैंने इसको सही तो क्या लिखोगे sin 2x by 2। अच्छा e raised to x minus e raised to minus x, तो e raised to minus x को हम लोग 1 upon e raised to x लिख सकते हैं, है ना? या तो फिर वो सब कुछ नहीं करना है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 cos 2x। नीचे e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to minus x का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x को 0 रखो तो e raised to 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 2 और ऑलरेडी वो sin 2x by 2 का 2 नीचे था तो 2 into 2 4 और ऊपर क्या बचा था 2 cos 2x, उसमें x को 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1 तो ऊपर 2 बचा नीचे 4 बचा तो 1/2 और आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी चलेगा। प्रॉपर्टी कैसे लगा तो ऊपर sin 2x था तो डिवाइड बाय 2x मल्टीप्लाई बाय नीचे जो e raised to minus x तो उसको 1 by e raised to x लिख सकता हूं। एलसीएम लूंगा e raised to 2x minus 1 तो वहां पर e raised to 2x minus 1 वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो डिवाइड बाय वापस 2x सही होगा। लिमिट में e raised to x की भी तो प्रॉपर्टी है तो दोनों में प्रॉपर्टी लगा लोगे तो भी चलेगा। a मिला आपको 2, b मिला आपको 1/2 और पूछा गया है आपको then the value of sigma r equal to 0 to n a raised to r into b raised to n minus r क्या होगा उसके लिए? एक ही जगह पर 2 रखोगे, एक ही जगह पर 2 b की जगह पर 1/2 तो sigma of r equal to 0 to n 2 raised to r 1/2 raised to power n minus r। ये 1/2 को ऊपर ले लेता हूँ तो 2 का पावर क्या होगा r माइनस लगेगा तो 2 का पूरा पावर क्या हो जाएगा 2r माइनस ऐसे होगा ना। अब अगर r की वैल्यू रखना चालू पहले तो 2 रेज़ टू माइनस n को 1/2 रेज़ टू n। अच्छा मेरा वेरिएबल कौन है इसमें r या n? r चेंज कौन हो रहा है ये जो 2 रेज़ टू माइनस है ना वो तो कांस्टेंट हो जाएगा वो 1/2 रेज़ टू n को तो बाहर ले लो। ये सीरीज कौन सी बनेगी जीपी बनेगा ना। उसका पावर 0 से चालू किया प्लस 2 रेज़ टू 2 प्लस 2 रेज़ टू 4 कहां तक 2 रेज़ टू 2n तक। जीपी के एडिशन की फॉर्मूला r raised to n minus r raised to power n minus 1 upon r minus 1। अब देख लेते हैं आंसर कौन सा है। नीचे क्या बच रहा है 3 into 2 raised to n और ऊपर बच रहा है 4 raised to n minus 1। अच्छा यहाँ पर एक चीज मिस्टेक करी मैंने करी 0 से चालू करके कहाँ तक गए तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगा ना। फिर 0 से लेके n तक जाओगे तो नंबर ऑफ टर्म n थोड़ी होगा फिर नंबर ऑफ टर्म क्या होगा तो डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करते हैं नॉर्मली 18 किसी क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन तो सिग्मा का क्वेश्चन है स्पेशल सीक्वेंस सब करते थे सीक्वेंस सीरीज में तो बहुत सारे क्वेश्चन किए आपके पास एक ही ऑप्शन
इनफैक्ट सीक्वेंस सीरीज भी छोड़ा, अभी आप लोगों ने इनवर्स ट्रिगो में से बहुत सारे क्वेश्चन किए। इनफाइनाइट सीरीज होता है तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला बना लेते थे तो सारे टर्म कट हो जाते थे, क्या बचता था फर्स्ट टर्म। इसमें भी ऐसा ही होगा, बस हमें सोचना ये पड़ेगा कि हम उसको कन्वर्ट पार्शियल फ्रैक्शन करें कैसे, सेपरेट कैसे करें। नीचे m⁴ प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m² प्लस m, और ऊपर जब आप लोग m³ प्लस m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो रहा है m⁴ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। नीचे का टर्म देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर m⁴ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m⁴ प्लस m² प्लस 1 प्लस m² प्लस m³। समझ आया भाई, 2m स्क्वायर था, एक m² इसको दे दिया, क्यों दे दिया, बिकॉज़ ये वाला टर्म नीचे दिख रहा था मुझे। अब दोनों को अलग अलग कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या, सेपरेट करना है ना, तो सेपरेट करोगे तो ये और ये क्या बचा 1/m² प्लस m, उसके दो फैक्टर कौन, m इंटू m प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन, सिर्फ m ही कॉमन लो, m² कॉमन है वैसे तो, पर m कॉमन लो, m कॉमन लो तो क्या बचेगा m प्लस m, तो इसके साथ कट हो जाएगा तो क्या बचेगा m/, m⁴ प्लस m², इसके दो फैक्टर m² प्लस m प्लस 1, m² प्लस m प्लस 1 एंड m² माइनस m। सेपरेट हो गए। अब इन दोनों में भी वापस पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। ये 1/m इंटू m प्लस 1 को तो डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता मैं, 1/m माइनस 1/m प्लस 1, तो सिंपल है ये, ऐसे होना चाहिए है ना। एलसीएम लोगे तो वापस वही आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे यही आ जाएगा। मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो जिनको नहीं समझ में आ रहा, 1 को मैंने m प्लस 1 माइनस m लिख दिया, सेपरेट कर दिया। यहाँ पर और यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है, -2 है, +2 और ऊपर क्या है m। तो मैं काम करता हूँ 2m लाने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2m आ गया और 2m को लिख लेता हूँ m² प्लस m प्लस 1 माइनस m² माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाय, तो जो है वो है, लिख सकते हैं ऐसा। अब सेपरेट कर लो तो क्या बचा आपके पास, सिग्मा ऑफ 1/m माइनस 1/m प्लस 1, ये पहला टर्म, प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पर क्या होगा 1/m² माइनस m प्लस 1 माइनस 1/m² m इक्वल टू 1 2। अब देखो तो सारे टर्म कट होने वाले हैं, सिर्फ दो टर्म बचेंगे, फर्स्ट और लास्ट। फिर इससे चेक कर लेते हैं, m की जगह पर 1 रखा होगा आपने, क्या बना होगा पहला टर्म 1 माइनस 1/2, फिर 2 रखोगे, 2 रखोगे तो 1/2 माइनस 3 रखोगे तो अब देखो ये सब कट हो रहा है, तो बचेंगे कौन से दो टर्म, बचेंगे कौन से दो टर्म, एक 1 बचेगा, एक उससे बड़ा टर्म होगा जिसमें आपको अपने इनफाइनाइट रखा होगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या 1। ये इसका आंसर है। इसमें बात करते हैं, इसमें आप लोग पुट करिए, सबसे पहले 1 रखो, 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 बचा, 1 माइनस 1/3, 1 रखो तो 3 आएगा, फिर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 माइनस 1/2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 7, फिर 3 रखोगे तो 1/7 माइनस 1/13 चलता रहेगा। तब देखो तो इसमें भी सारे टर्म कट हो रहे हैं, ये सब कट हो रहे हैं, बचेगा कौन 1 to 1/2 और ये इसमें भी इनफाइनाइट रखूंगा तो 1/∞ 0, तो फिर क्या रह गया 1 इंटू ये 1/2 था, 1/2 इस पूरे का आंसर 1/2 आया, इसका आंसर 1 आया, दोनों का एडिशन होगा तो 1 + 1/2
ये बेसिकली लिमिट का इसके अंदर कोई काम नहीं है, लिमिट बस m टेंड्स टू इनफिनिटी सीक्वेंस इन सीरीज जैसा कोई है, जिसको आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हो तो सारे टर्म कट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये तो फैक्टर ये तो पता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब है इसको सेपरेट करना है। सेपरेट तभी होगा जब ये टर्म ऊपर आएंगे। इसका और इसका सब्ट्रैक्शन करते हो तो 2m आएगा, ऊपर m था तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 2m को लिख दिया दिस माइनस दिस, इसमें इसको माइनस करो तो 2m ही होगा और फिर सेपरेट किया, इसके नीचे गया तो ये कट हुआ, ये बचा, इसके नीचे ये क्या तो ये कट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पहले समझो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला कि द नेचुरल नंबर n, आपको n की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू पता करनी है। किसके लिए? इस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 20 minus 9 minus 3 plus 1 into cos x minus e raised to x upon x raised to 2n plus 1 का आंसर फाइनाइट है बट नॉन जीरो है। और इनडायरेक्ट उन्होंने ये तो बोल दिया कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका आंसर है फाइनाइट नंबर है बट जीरो नहीं आना चाहिए। तो n की पॉसिबल नेचुरल नंबर वैल्यू क्या होगा ये पूछना है। कैसे करें? सबसे पहले तो जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे इसको देख के तुरंत ये समझ में आता है कि ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी की बात चल रही है। इसके दो फैक्टर कौन? 3 यहाँ से क्या कॉमन है? 9 क्या कॉमन है? यहाँ से क्या कॉमन है? -1। तो पहला फैक्टर क्या आ रहा है? 9 कॉमन लिया तो 3 -1 बचा है। यहाँ पर भी दो ही बचा होगा -1, ये दो उसके फैक्टर हो गए। ठीक है, cos x माइनस e रेस्ट टू x को तब सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। एक आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और एक एक्सपोनेंशियल सीरीज से सॉल्व करो। तो फिर सीरीज लगा लेते हैं। जब सीरीज लगाएंगे तो cos x की सीरीज सारे इवन पावर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इसमें e रेस्ट x की सीरीज इसमें तो सारी पावर होते हैं, इसमें ओड इवन से तो कुछ ही नहीं। कहाँ तक? इनफाइनाइट। और डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 2n plus 1।
ध्यान में रखना आपका आंसर इसका 0 नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से नॉन जीरो नंबर है। ये 1 ये भी 1 ये कट हो जाएगा, ये ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोगों को डिवाइड में क्या चाहिए होगा, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x होता है, तो आंसर क्या होता है log x। तो उसके हिसाब से 9 raised to x minus 1 की प्रॉपर्टी लगाने के लिए डिवाइड में क्या चाहिए x, करेक्ट। जिसका कि x इस x raised to 2n plus 1 में से एक x इसको दूंगा, एक x इसको भी दूंगा, तो कितने x कम हो गए, 2। एक x इसके साथ जाएगा, एक x इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से 2 कम हो गए, तो 2n plus 1 की जगह पर 2n minus 1 बचा है। अच्छा ये प्रॉपर्टी इसके पास, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, इसका तो चलो टेंशन खत्म। इसका आंसर log 9, इसका आंसर log 3। अब यहाँ पर सब में से कॉमन क्या निकलता है, x लोवेस्ट पावर कितना है x raised to 1, तो क्या कॉमन निकलेगा x, वो x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर एक बार x कट होगा, तो जो 2n minus 1 पावर हो क्या हो जाएगा 2n minus 2, राइट। या तो फिर आप हम ये भी तो बोल सकते थे, इसको तो छोड़ दो, ये log 9 into log 3 हो गया, मैं पूरा लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x का पावर 2n minus 1 बचा है। यहाँ से जब मैंने x को कॉमन लिया होगा, तो यहाँ पर क्या बचा होगा -x/2 फैक्टोरियल, एक x कॉमन लिया ना, यहाँ क्या बचेगा x³ 4 फैक्टोरियल, ऐसा फिर बचेगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल अप टू द इंफिनिटी। ये ठीक है। ये x अगर नीचे के x के साथ अगर कट हो जाता है, तो अब जितना भी टर्म बचे हैं आपके पास, उसमें अगर आप x की जगह पर 0 रखते हो तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट ये वाला -1। तो आपका आंसर क्या हो जाता है -log 9 into log 3। ये फाइनाइट वैल्यू है, वैल्यू नहीं जानते अपने log 9 log 3 की, बट फाइनाइट तो है। अब फाइनाइट वैल्यू है और आपको बोला था फाइनाइट वैल्यू और 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसको अगर फाइनाइट वैल्यू होना है तो किसको कैंसिल करवाना पड़ेगा इस x को, और x को कैंसिल करवाने के लिए यहाँ पर 2n minus 1 का पावर 1 होना चाहिए, तो कट होगा ना, राइट। अच्छा अगर ये अगर 2n minus 1 होना चाहिए, अगर कोई बोले कि सर 2 भी हुआ तो क्या होगा, तो भी तो x कट हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या आएगा, एक x बच जाएगा, अगर ये 2 होगा तो आप बोलोगे सर x तो कट करवाना है आपको, x² x³ कुछ भी रख सकते हैं, तो x तो कट हो जाएगा, बट अगर x² रखा आपने तो x कट तो हो जाएगा, बट फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 आएगा, ऊपर 0 नहीं आने देगा ये वाला, तो फिर लिमिट अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वो x ही कट होना चाहिए, नीचे x² x³ कुछ भी नहीं चलेगा। तो फिर कंफर्म है, कंपल्सन इनफैक्ट इसको 1 ही होना पड़ेगा, जब 2n इक्वल टू 2 होगा तो n को क्या होना पड़ेगा 1, यहाँ पर n को 1 होना पड़ेगा। और वो पूछा था हमको कि n की नेचुरल वैल्यू क्या पॉसिबल है अगर इसका आंसर फाइनाइट नॉन जीरो है, n को 1 ही होना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो फिर बनने चाहिए आप लोगों से। फिर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ, 23 का जो मैट्रिक्स में